एपिसोड में। इस एपिसोड में आर्टिकल 12 से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। रीड करते हैं आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है, उसके बाद सारे प्रोविजंस को समझने की कोशिश करेंगे। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया and the government and the legislature of each of the state and all local or other authorities within the territory of India are under the control of the government of India। मीन्स इस पार्ट में मेन जो आर्टिकल 12 में इन दिस पार्ट वर्ड रिटन है, इसका सेंस है पार्ट 3, क्योंकि आर्टिकल 12 का रिलेशन है फंडामेंटल राइट्स से और फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में गिवन है। तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 गिवन है उसमें कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट में काउंट होंगे, उनका वर्णन किया गया है। और उसमें शामिल है सरकार, केंद्र स्तर पर पार्लियामेंट और केंद्र स्तर की सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और राज्य विधानमंडल, लोकल गवर्नेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं, मीन्स नगर पंचायत, नगर पालिका, मीन्स 73 अमेंडमेंट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली एस्टेब्लिश किया गया है लोकल गवर्नमेंट्स को। और उसके बाद अन्य टाइप्स के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं और जो कंट्रोल में हैं भारत सरकार के, और ऐसे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो भी आर्टिकल 12 के तहत इंक्लूड की जाती हैं। तो ये बेसिकली थीम है। अब इन जनरल वे समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं राज्य क्या होता है। तो राज्य के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग टाइम पर अलग अलग होते हैं। जैसे जब पूरे विश्व व्यवस्था को, होल वर्ल्ड सिस्टम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर राज्य शब्द मीन्स जब स्टेट वर्ड यूज होता है तो उसका सेंस होता है कि यह किसी कंट्री के बारे में या किसी देश के बारे में कहा जाता है। और इस राज्य में 4 की एलिमेंट्स होने चाहिए। एक वहाँ पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट के पास संप्रभुता होनी चाहिए, मीन्स सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सॉवरेन पावर होनी चाहिए, और उस देश के पास एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए। तो इंटरनेशनली या राजनीति शास्त्र की भाषा में ऐसे 4 एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स को रखने वाले जो लैंड होते हैं, उन लैंड को स्टेट या कंट्री कहा जाता है। तो यहाँ मीन्स आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड दिया गया है उसका सेंस ये नहीं है। और फिर जब किसी देश को आप पढ़ते हैं तो वहाँ किसी देश की होल टेरिटरी को कई भागों में डिवाइड कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से, तब उसको स्टेट बोल दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 12 में जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है ये दोनों से अलग है, डिफरेंस है। तो इसका सेंस क्या है? इसका सेंस यह है कि आपको फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं और फंडामेंटल राइट्स कैसे वायलेट हो सकते हैं, या किसी संस्था के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, या किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो आर्टिकल 12 इसी बात को डिस्क्राइब करता है कि वे सारे संस्थाएं जो किसी पर्सन्स के फंडामेंटल राइट्स को डिक्रीज कर सकती हैं उनको स्टेट के तहत शामिल किया जाए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम टू टाइम आर्टिकल 12 को इन्हेंस करने का काम इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, मीन्स। और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल जजमेंट के माध्यम से भी किसी इंस्टीट्यूशंस को आर्टिकल 12 के तहत इंक्लूड कर देता है। तो प्राइमरी आंसर तो यही है कि आर्टिकल 12 में किसी इंस्टीट्यूशंस को शामिल करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? तो इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के पास है। बट इंडियन पॉलिटी में टाइम टू टाइम ये बात सीन हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार राज्य के अंतर्गत या कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा इस पर उसने भी जजमेंट दिया है। तो ये रिमेंबरिंग पॉइंट है जिसे हमेशा ध्यान रखें। अब समझते हैं बेसिकली थीम क्या है आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 की जनरल थीम यही है
कि वे सारे इंस्टीट्यूशंस जो रूल बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और जिनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्सन्स पर अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, ये सारे स्टेट समझे जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई LIC संस्था है और LIC के द्वारा आप जानते हैं क्या काम किया जाएगा, सब्जी तो बेची नहीं जाएगी। LIC के द्वारा इंश्योरेंस किया जाएगा और इंश्योरेंस की कोई स्कीम LIC के द्वारा लॉन्च की जाती है और उसकी जो EMI है उसको बहुत ज़्यादा रख दिया जाता है। मीन्स कि अपने देश में जो पर्सन्स हैं उनकी जो इनकम है वो बहुत बिलो है और LIC कोई स्कीम लाती है जिसकी EMI पर मंथ या पर ईयर 10 लाख रुपए कर दे। क्या कोई जो मिडिल फैमिली है या पुअर फैमिली है, क्या इस स्कीम को वो अफोर्ड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और नहीं कर पाएगी तो रिज़ल्ट ये होगा कि वो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बेस्ट सिस्टम है या उससे जो उसको लाभ होने वाला है वो लाभ को नहीं अचीव कर पाएगा। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई अन्य ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे विद्युत निगम है या विद्युत सप्लाई बोर्ड है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड है, और इसके द्वारा जो पर यूनिट बिजली का चार्ज है उसको 200 कर दिया जाए। 200 रुपीज़ पे करो और 1 यूनिट बिजली का कंजप्शन करो, उपभोग करो। क्या संभव है कि देश का गरीब व्यक्ति पर यूनिट 200 रुपये बिजली अफोर्ड कर पाएगा? उत्तर डेफिनेटली ना ही होगा। तो अब ये जो विद्युत सप्लाई बोर्ड ने एक व्यवस्था बनाई कि 200 रुपये पर यूनिट बिजली को अफोर्ड कर पाएगा या पेमेंट कर पाएगा, उसी के यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन होगा और अदरवाइज सबके इलेक्ट्रिक कनेक्शन काट दिए जाएंगे। और आपने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी पर्सन्स के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल्स कंडीशंस होती हैं। क्या अंधेरे में कोई व्यक्ति पढ़ सकता है, अंधेरे में रह सकता है, अंधेरे में भोजन कर सकता है, या अदर टाइप की एक्टिविटीज़ जिसमें लाइट की नीड है और लाइट का कनेक्शन ना रहने पर वह व्यक्ति अपना एसेंशियल डेवलपमेंट कर पाएगा? उत्तर होगा ना। तो अब क्या होगा? अब आर्टिकल 12 के तहत विद्युत सप्लाई बोर्ड को शामिल किया गया है और आर्टिकल आगे का मीन्स 13 या 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के मूल अधिकारों को कम करती हो। यदि वह ऐसा रूल या रेगुलेशंस को बनाती है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इन समरी समझने के लिए यह कह सकते हैं कि आर्टिकल 12 ऐसे सारे प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को शामिल करता है जो रूल्स बनाते हैं, गाइडलाइन जारी करते हैं या ETC कोई भी इंस्ट्रूमेंट जारी करते हैं और जिनसे पर्सन्स के, इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं या वो उस रेगुलेशन से इफ़ेक्टेड होते हैं, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 12 के तहत स्टेट कहलाएंगे। और आप जानते हैं 1991 के बाद 1991 के बाद नई आर्थिक उदारीकरण की जो पॉलिसी अप्लाई हुई, मीन्स LPG रिफॉर्म लागू किया गया, तो बहुत से देसी और विदेशी संस्थाओं को भारत में काम करने की आज़ादी हो गई। और काम करेंगे तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाएंगे ना, वही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे लोगों पर लागू होगा। टाइम टू टाइम ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस भी आर्टिकल 12 के तहत शामिल होंगे। तो आई थिंक आर्टिकल 12 को आप समझ गए। हम उम्मीद करते हैं यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी और आप कंटिन्यू देखते रहिए जब भी समय मिले। और अंत में अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।